हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग। सो लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मनी एंड बैंकिंग में फंक्शंस ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूडिंग मनी क्रिएशन बाय बैंकिंग सिस्टम एंड पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। मनी क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दी मनी। मनी जो है वो एक मार्केटेबल गुड है, एक टोकन है जिसके थ्रू हम चीज़ें जो है एक दूसरे से लेने देने का काम करते हैं, उसे स्टोर करके रख सकते हैं। एक्सचेंज करने का एक मीडियम है। उसको मनी जो है उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ की। तो मनी के फंक्शंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि मनी इज़ एनी मार्केटेबल प्रोडक्ट और टोकन यूज्ड बाय अ सोसाइटी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यानी फंक्शंस ऑफ मनी को अगर हम डिवाइड करें तो इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटिंजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है मनी का? मनी का प्राइमरी फंक्शन होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी दो पर्सन्स के बीच में अगर गुड्स का लेना देना करना है तो वो उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो मनी के थ्रू हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बाटर सिस्टम हुआ करता था। बाटर सिस्टम में क्या था कि किसी ने गेहूँ उगाई, किसी ने से सपोज़ गन्ना लगाया, तो वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते थे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वैल्यू। वैल्यू कैसे वो टर्म करते थे कि जैसे 10 किलो केजी ऑफ वीट के बदले में 2 केजी ऑफ शुगर केन मिलेगा, या इस तरीके से। तो मनी जो है, मनी के इंट्रोडक्शन से इजीनेस हो गई मीडियम ऑफ एक्सचेंज की। अब हम वीट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि उसके प्राइसेस क्या हैं, और शुगर केन के प्राइसेस निकाल सकते हैं, एंड देन देयर विल बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट इज़ द मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर करने के लिए मनी बहुत ही हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने रेफ्रिजरेटर लेना है तो अगर बार्टर सिस्टम होता तो रेफ्रिजरेटर को आप किसके थ्रू एक्सचेंज करते? हो सकता है कि उसके बदले में जो दूसरा पर्सन एक्सचेंज में चाहता है वो आपके पास ना हो। तो बार्टर सिस्टम में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी, इसीलिए मनी के इंट्रोडक्शन से उस चीज़ को ख़त्म किया गया। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो मनी के थ्रू जो है हम निकाल सकते हैं। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस में इसका आता है, सबसे पहले है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। कि किसी को अगर आपने कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, कुछ मनी ट्रांसफ़र करनी है, या कुछ भी देना है, तो मनी के थ्रू आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। अदरवाइज़ अगर आप पहले का सोचें कि बार्टर सिस्टम हुआ करता था, तो आप वीट को आप कितना टाइम स्टोर करके रख सकते हैं? तो जब वीट ख़त्म हो जाता होगा तो वो किस तरीके से लेना देना करते होंगे, नोट नो। तो मनी जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन भी देती है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब है कि से सपोज़ आज मैं कोई चीज़ परचेज़ करने जा रही हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं पेमेंट करने के लिए, तो मैं उसे ईएमआई में या फिर उसे डेफर कर देती हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज दे देती हूँ, या ये कह देती हूँ कि 2 महीने बाद दूंगी। तो एक कॉन्सेप्ट बन गया कि हम अपनी पेमेंट्स को डेफर्ड भी कर सकते हैं अगर मनी है तो। नेक्स्ट मनी का फंक्शन है कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन में क्या आते हैं? बेसिस ऑफ क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट सिस्टम के लिए बेसिस एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, कि अगर किसी ने लोन लेना है तो इंटरेस्ट रेट मनी के थ्रू ही डेवलप हुआ कि इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम कर देंगे, देन मनी आप लोन पर ले सकते हैं। तो ये इसका कंटिंजेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इज़ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया था कि यूटिलिटी क्या चीज़ होती है। यूटिलिटी किसी भी कंज्यूमर के लिए तब वो होती है, मैक्सिमम होती है, जब वो जो प्राइसेस पे कर रहा है उस गुड के लिए वो कम हो और उससे डिराइव होने वाली यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा हो। तो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए भी हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बिटवीन द डिफरेंट फैक्टर्स, बिटवीन द डिफरेंट सोसाइटी, बिटवीन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सोसाइटी, वो हम मनी के थ्रू ही कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। मनी की डिमांड किस लिए की जाती है और मनी की सप्लाई कैसे होती है। मनी की डिमांड किस लिए होती है? मनी की डिमांड उसके फंक्शंस के लिए होती है जो हमने प्रीवियसली किया, यानी किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। मनी की डिमांड जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जो है वो बैंक्स कर सकते हैं बाय लोवरिंग द इंटरेस्ट रेट और एक्सीडिंग दी इंटरेस्ट रेट। जब उन्हें कंजम्पशन कम करवानी होती है मार्केट में, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मनी को सेव करें। और जब उन्होंने मार्केट की डिमांड को एक्सीड करना होता है तो वो सेविंग इंटरेस्ट को डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि लोग बैंकों में पैसा ना लगे रखें और परचेजिंग करते रहें, जिससे मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होती रहे। तो फॉर परचेजिंग ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन द डिमांड फॉर मनी इज़ मेड व्हेन सेविंग इंटरेस्ट रेट्स आर मोर देन then people demand less money as they kept their money in bank and vice versa। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है? सप्लाई ऑफ मनी जो है, यानी कि मार्केट में मनी कहाँ से आती है? मनी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सेंट्रल बैंक जो है वो मनी की सप्लाई करता है। मनी की सप्लाई नोट्स के थ्रू हो सकती है, कॉइन्स के थ्रू हो सकती है, या फिर किसी डिपॉजिट्स के थ्रू हो सकती है। तो रिजर्व बैंक जो है वो कहता है कि मनी के स्टॉक को हम मेनली रिप्रेजेंट करते हैं जो पब्लिक में करेंसी चल रही है और जो डिपॉजिट मनी है। तो मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी विद पब्लिक एंड डिपॉजिट मनी। आरबीआई ने 4 ऑल्टरनेटिव मेजर्स दिए हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। M1, M2, M3, M4। इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो पढ़ते हैं। M1 जो है उसके अंदर हम लेते हैं कि जितनी भी करेंसी पब्लिक में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, वो प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ द आरबीआई। जो आरबीआई के पास बैंक्स की डिपॉजिट्स पड़ी हैं, जो गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स हैं, जो नेट डिमांड डिपॉजिट्स हैं बैंक्स की, उन सब का सम टोटल जो है दैट इज़ दी M1। ये है नेट डिमांड डिपॉजिट जो कि एट ए टाइम अवेलेबल होती है। नेक्स्ट M2 में हम क्या इंक्लूड करते हैं? हम M1 के सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करते हैं, यानी करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई। और इसके अंदर हम एडिशनल क्या इंक्लूड करते हैं? सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट मेजर आता है M3 में हम M1 वाले सारे कंपोनेंट्स लेते हैं, डैट इज़ दी currency available in the public, net demand deposits of the bank and other deposits of the RBI plus net time deposits of the bank। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, जस्ट लाइक अ 5 years पॉलिसी एंड सो ऑन। नेक्स्ट आता है हमारा मेजर M4 में हम क्या इंक्लूड करते हैं? ये एक ब्रॉड मनी का मेजर है जिसमें हम M3 मतलब जितनी भी करेंसी पब्लिक में अवेलेबल है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, अदर डिपॉजिट्स ऑफ द आरबीआई, नेट डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक और टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, इन सब को जब हम इंक्लूड कर देते हैं दैट इज़ दी M4। अगर हम देखें तो M1 और M2 जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है मनी के, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं? M1 में तो हमने टर्म डिपॉजिट्स को लिया ही नहीं, प्लस हमने पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट्स को भी नहीं लिया। M2 में हमने सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस तो लिया बट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक नहीं लिया। M3 और M4 जो है वो ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम टाइम डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड करते हैं और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की थिंग्स को भी इंक्लूड करते हैं।
अभी हमने देखा कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो सेंट्रल बैंक करती है। सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई, और इसे रेगुलेट जो है वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू किया जाता है। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है जो कि मेन करेंसी के पब्लिकेशन और करेंसी इशू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के थ्रू रन किया जाता है। इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो मैनेज करती है आरबीआई को, और आरबीआई जो है वो मनी की सप्लाई देता है मार्केट में। और सेंट्रल बैंक इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन दी banking and financial structure of the country. It helps a leading role in organizing, regulating, supervising and developing the banking and financial system of a country. इसका मतलब जो भी कंट्री में करेंसी मूव हो रही है, जितने भी टाइम डिपॉजिट्स हो रहे हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हो रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स हो रहे हैं या सेविंग अकाउंट्स खुले हुए हैं, उनको रेगुलेशन के लिए जो भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो सेंट्रल बैंक के थ्रू बनाए जाते हैं। इकोनॉमी में किस तरीके से के रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, किस तरीके से इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है, ये सारी पॉलिसीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की सेंट्रल बैंक को हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ये 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश किया गया था। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मैनेज किया जाता है। और आरबीआई एक ऐसा बैंक है जहाँ पे ऑर्डिनरी बैंकिंग फंक्शन लाइक कि सेविंग अकाउंट्स खुले हुए हैं लोगों के एंड वो विड्रॉल एंड डिपॉजिट्स हो रहे हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर कैरी आउट नहीं की जाती हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो पूरी इकोनॉमी का बैंक है। वहाँ पर वास्ट लेवल पर चीज़ें की जाती हैं कि किस तरीके से मार्केट को रेगुलेट किया जाए, किस तरीके से बाकी जो कमर्शियल बैंक्स बने हुए हैं उनको सुपरविजन हो, उनकी किस तरीके से डेवलप किया जाए, इन चीज़ों को सेंट्रल बैंक देखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका बैंक ऑफ नोट इशू। जो भी नोट इशू होते हैं, जो भी करेंसी इशू होती है वो आरबीआई के थ्रू होती है। आरबीआई ही कमर्शियल बैंक्स में उसे ट्रांसफ़र करती है एंड देन कमर्शियल बैंक से जनरल पब्लिक तक जाती है। तो सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन जो है वो बैंक ऑफ नोट इशू है। बैंकर एंड एडवाइज़र टू दी गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि किस तरीके से मार्केट को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ किया जा सकता है। और गवर्नमेंट का बैंकर है, यानी गवर्नमेंट के जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सेंट्रल बैंक के थ्रू होती हैं। बैंकर टू बैंक्स, जितने भी कमर्शियल बैंक्स कंट्री में रन हो रहे होते हैं उन सब का मेन जो एक इंस्टीट्यूशन होती है दैट इज़ सेंट्रल बैंक। अगर कहीं पर कमर्शियल बैंक को कोई दिक्कत आ रही है तो किस तरीके से उसे रिजॉल्व किया जाएगा ये भी सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। अगर बैंक्स को, जो डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स हैं, उनमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक उन्हें प्रोवाइड करता है। कस्टेडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, हमने आगे पढ़ेंगे कि फॉरेन रिजर्व्स क्या होते हैं। फॉरेन रिजर्व वो होते हैं कि जो हम इंडिया में मेंटेन रखते हैं डिफरेंट करेंसीज से रिलेटेड, जो वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्ट हो रही होती हैं। तो फॉरेन रिजर्व जो किसी भी कंट्री में मेंटेन हो रहा होता है उसका कस्टेडियन होता है सेंट्रल बैंक। क्लियरिंग हाउस, नेक्स्ट इज़ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर कमर्शियल बैंक्स को कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक उन्हें प्रोवाइड करता है। क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के बीच में जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं, अगर उसके बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है या दो बैंकों में से किसी एक बैंक की फिनेंशियल पोजीशन ख़राब हो जाती है और वो उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाता दूसरे कमर्शियल बैंक को, तो सेंट्रल बैंक उनका एक मीडिएटर के रूप में काम करता है और वो दूसरे कमर्शियल बैंक को एक गारंटी, एक फंड्स प्रोवाइड कर देता है ताकि दूसरा कमर्शियल बैंक अफेक्ट ना हो ड्यू टू द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ट्रांजैक्शंस। तो एक क्लियरिंग हाउस करता है। से सपोज एक कमर्शियल बैंक है ए, जिसके कुछ बिल्स पास होने थे बी से, कमर्शियल बैंक बी से। अब कमर्शियल बैंक बी उस टाइम पास नहीं कर पाया, अगर वो पास नहीं करता है तो ए के पास भी स्कार्सिटी हो जाएगी। तो वो क्या करेगा, वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, जो ए बैंक है वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा और अपने जो भी बिल्स हैं वो क्लियर करवा लेगा। अब सेंट्रल बैंक की ड्यूटी बन गई कि वो बी से कब क्लियर करवाता है। हो सकता है कि इसमें टाइम लग जाए, हो सकता है उसे इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो इस तरीके के जो म्यूचुअल क्लेम्स होते हैं कमर्शियल बैंक के, उनके क्लियरिंग हाउस का काम करता है सेंट्रल बैंक।
सेंट्रल बैंक इज़ दी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि इन जनरल जो पब्लिक में किस तरीके का लोन प्रोवाइड करने की सिस्टम रहना चाहिए। अगर मार्केट में यानी पब्लिक में सेविंग्स को बढ़ाना है, यानी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है लोन, तो वो जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो कम करवा देते हैं। वो कमर्शियल बैंक्स को बोलते हैं कि नहीं, तुमने ऐसा करना है, तुम कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करो, कोई मोरेटोरियम पीरियड दे दो, मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दो, या फिर पेपर वर्क कम कर दो। इस तरीके से वो लोन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करवा सकते हैं इन जनरल पब्लिक। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक का यहाँ पर दो मेन पर्पस होते हैं कंट्रोल करने के, क्रेडिट को कंट्रोल करने के। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल्स और सेकंड वन होता है क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव टूल्स का मतलब है कि वो किस तरीके से अपना और कमर्शियल बैंक के बीच का जो रिलेशन है उसको अफेक्ट करे, ताकि जो टोटलिटी में लोन दिया जाना है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी कमर्शियल बैंक लोन देता है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। वो इंटरेस्ट जो है फिक्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ बैंक रेट फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक को कहता है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, बैंक रेट या CRR जो भी कह लो, और कमर्शियल बैंक अब अपना प्रॉफिट मार्जिन दैट इज़ 2% मैक्सिमम जोड़कर 7% पर लोन जो है वो जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कर सकता है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट को, सेंट्रल बैंक या फिर गवर्नमेंट को ये लगता है कि मार्केट में लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से प्रोवाइड करना है ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सके, ताकि बिजनेस डेवलप कर सके, तो वो क्या करेंगे कि जो बैंक रेट सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया है कमर्शियल बैंक के लिए डेट इज़ 5%, उसको वो कम कर देंगे 3% से, ताकि कमर्शियल बैंक जो है अपना 2% का मार्जिन डालकर उसे 5% पे जनरल पब्लिक में दे सके। जो पहले 7% पे इंटरेस्ट लोन मिल रहा था वो अब 5% पे मिलने लगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बेनिफिशरी बन सकते हैं। दैट इज़ द क्वांटिटेटिव टूल। सेकंड होता है CRR। CRR क्या है? CRR इज़ द कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है? जो भी कमर्शियल बैंक्स अपने लोन प्रोवाइड करती है या जितने भी उसके डिपॉजिट्स होते हैं उसका कुछ परसेंटेज उन्हें सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। अगर मार्केट में लोन ज़्यादा प्रोवाइड करवाने हैं तो सेंट्रल बैंक जो है वो CRR को कम कर देता है, और अगर मार्केट में मनी की सप्लाई को कम करना है तो CRR को कम किया जाएगा, और अगर बढ़ाना है तो बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ द क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक को लोन एनकरेज और डिस्करेज करने के लिए डिफरेंट मीडियम्स देता है या डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देता है, जिसके थ्रू मनी सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सके मार्केट में। इसके लिए वो क्या कर सकता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर सकता है, पेपर वर्क के लिए कम बोल सकता है, विदाउट गारंटी वो लोन प्रोवाइड करने के लिए बोल सकता है, या गारंटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टूल्स होते हैं जिसके थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल बैंक के थ्रू इन दी मार्केट। नेक्स्ट इज़ दी प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन क्या है? कि गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसीज़ को प्रमोट करने के लिए, कमर्शियल बैंक्स को डेवलप करने के लिए और बैंकिंग सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो पॉलिसीज़ बनाता है, जिसके थ्रू जनरल पब्लिक तक बैंकिंग चैनल के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लाई ऑफ मनी में कमर्शियल बैंक्स। अभी हमने किया था सेंट्रल बैंक क्या करता है और उसके क्या फंक्शंस हैं। अब आते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स वो होते हैं जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ या कंज्यूमर के साथ
डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। जैसे हम लोग कहाँ पर जाते हैं, जैसे ओरिएंटल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, दीज आर दी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज द इंस्टीट्यूशन विच लेंड्स एंड एक्सेप्ट मनी, जो हमें लोन देती है और हमारी डिपॉजिट्स को रखती है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट फंक्शन इज एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, जो हम डिपॉजिट करवाते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, उन्हें वो एक्सेप्ट करता है। एडवांसिंग ऑफ लोन, हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक के पास जाते हैं, जो कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करता है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स का मतलब है, से सपोज़ मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मुझे मुंबई में, मैं दिल्ली में बैठी हूँ और मुझे मुंबई में किसी को पेमेंट करनी है, तो मैं बैंकिंग मोड के थ्रू फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। एजेंसी फंक्शंस होते हैं कुछ। एजेंसी फंक्शन मींस जैसे मेरे को इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है या मुझे अपनी कार इंश्योरेंस की पेमेंट करनी है, तो मैं बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ कि मेरे बिहाफ पर यानी मेरे अकाउंट से वो पैसा ट्रांसफ़र कर दें, एजेंसी फंक्शन कर दें। नेक्स्ट इज द मिसलेनियस सर्विसेज लाइक लॉकर, इशू ऑफ ट्रैवलर्स चेक, गिफ्ट चेक, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, टैक्स असिस्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस। ये सारे काम भी कमर्शियल बैंक करते हैं। जैसे कि लॉकर हमें प्रोवाइड करती है, हम अपने वैल्यूएबल्स को लॉकर में डिपॉजिट करवा सकते हैं। ट्रैवलर्स चेक होते हैं जो कि हम ट्रैवल करते वक्त कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के लिए कर सकते हैं। गिफ्ट चेक देते हैं। गिफ्ट चेक का मतलब है कि किसी को आपने अगर गिफ्ट देना हो तो बैंकिंग चैनल के थ्रू भी दिया जा सकता है। क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, जिससे हम आज की डेट में कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं और उसकी पेमेंट हमें कुछ फिक्स नंबर ऑफ डेज़ के बाद करनी पड़ती है। एटीएम की देते हैं कि आप कहीं पे भी इंडिया के किसी भी जगह पे चले जाओ, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप अपने एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज होती हैं। टैक्स असिस्टेंस होती है। टैक्स असिस्टेंस का मतलब जो हमें गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते हैं वो भी हम बैंकों के थ्रू ही पे करते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइस, जो म्यूचुअल फंड्स एंड कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, जो कि ये बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये मिसलेनियस सर्विसेज में कवर होता है कमर्शियल बैंक की। नेक्स्ट इज़ द क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कैसे करना है, इंटरेस्ट रेट को कैसे फ्लक्चुएट करना है ताकि लोन को अप एंड डाउन किया जा सके, ये सारे काम कमर्शियल बैंक्स करते हैं। That's all for today. We will meet again with a new topic.